ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी क्लास में ये क्वेश्चन दिया गया था। हम्म हिंदी भाषा का अपभ्रंश से अलगाव किन भाषा प्रवृत्तियों के आधार पर माना जाता है? संक्षिप्त उत्तर दें। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था ये इस आधार पर पूछा गया था कि आप लोगों को जो अंतिम वीडियो क्लास ली गई थी, अ, वो ली नहीं गई थी, बल्कि वो तो सीधे यूट्यूब पर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग ही डाली थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कितना पढ़ा है या कितना सुना है इसको। तो इसमें सिर्फ यहाँ बहुत कम लोगों का उत्तर आया था। यहाँ मैंने उसको अपडेट कर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि अ, हम्म ये देखिए, यहाँ असाइन किया गया था 48 लोगों को और 45 लोगों ने हैंड इन नहीं किया। सिर्फ 3 लोगों ने हैंड इन किया था, उनको उनकी मार्किंग कर दी गई है। जिसमें से अंजलि कुमारी, प्रीति कुमारी और एक संतोष कुमार है, जिन्होंने सिर्फ सीधे लिंक ही डाल दिया था। अब ये कौन है मुझे पता नहीं। मतलब इनको समझ में शायद नहीं आ रहा था। इन्होंने एक दो कमेंट भी किए थे कि प्रकृति लैंग्वेज या ऐसे कुछ। तो सर हम भी हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या। हाँ यस हाँ, सर। दिव्या दिव्या। हाँ ठीक है ठीक है, आपने भी किया था ये। आपने शायद डायरेक्ट इसमें नहीं किया था, वो आपने व्हाट्सएप पे किया था ना? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका अपडेट कर ही देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको कर दूंगा। तो और बाकी लोग भी हैं, तो उन लोगों को करना चाहिए। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं वो देखें देखें। अ, और अगर नहीं आ पा रहा है तो आप सीधे सीधे मतलब दो तीन पॉइंट बनाकर एक कॉपी में लिख कर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। बहुत आसान तरीका है, कोई उसमें कुछ ऐसा करना नहीं है। कुछ और मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट और मैं दूंगा, जिसमें गूगल फॉर्म के माध्यम से एक लिंक रहेगा, जिसमें आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना रहेगा, जैसे मैंने पहले दिया था जब आपका ऑनलाइन क्लास बहुत एकदम शुरुआत में हुआ था। तो फिलहाल आप लोगों को उसके आगे पढ़ाना है। आप लोग बता सकते हैं कि पिछले दो तीन क्लासेस में जो भी बताया गया या जो भी पूछा गया, उसके आधार पर हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उसमें कुछ आप लोग बता सकते हैं कि क्या समझ में आई? बताइए कोई भी। हेलो। हाँ बोलिए, हिंदी साहित्य की हाँ प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। सॉरी सर, मैंने जवाब दिया था सर। मतलब कि आपके जब प्रश्न क्लासरूम में पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया था सर। आपका नाम संतोष है? यस यस सर। हाँ, तो आपने ये कहा था कि प्रकृति लैंग्वेज, तो मैं समझ नहीं पाया। आपने दो चार वर्ड में कुछ आंसर दिया था जिसका उत्तर मैं समझ नहीं पाया। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? हिंदी साहित्य जो प्रश्न पूछा गया था कि अपभ्रंश से अलगाव किस आधार पर हिंदी का माना जाता है, कैसे हम ये समझें कि वो अपभ्रंश नहीं बल्कि अब हिंदी की अपनी विशेषता धारण हो रही है? आप बताइए अभी। सर हिंदी एक आधुनिक प्राकृतिक भाषा है सर, जो बोलचाल की भाषा है सर, हाँ ठीक है, और? जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण है सर। हम्म और हमारे देश में इसकी महत्वता काफी ज्यादा है सर। महत्ता। हाँ ठीक है। जी सर, महत्व। ठीक है, ज्यादा है। लेकिन प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, तो यस सर। ऐसी क्या विशेषताएं थीं जिसकी वजह से हम ये जानने लगे कि अब जो है अपभ्रंश की केंचुल उतार कर हिंदी अपने रूप में आ गई है।
और वो हिंदी की अपनी विशेषता है, न कि अपभ्रंश की। उन विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई थी पिछले क्लास में, जिसका लगभग 20 मिनट का वीडियो YouTube पर है। मैंने आपको बताया भी था कि वो लिंक है, उसमें आप सुनिए उसको, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। तो जी हाँ सर, हाँ लिंक बताइए। मैंने ओपन किया था सर, बट सर वीडियो सही से चल नहीं रहा था, वही चलते मैंने सही से पढ़ा नहीं था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें देखिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जो ओके सर। जो आप लोगों का ये प्रश्न है, उसमें जो पूछा गया है कि अपभ्रंश से हिंदी का अलगाव, तो उसमें कई लोगों ने सही उत्तर दिया था। मतलब लिखकर कुछ लोगों ने, जैसे अभी दिव्या ने कहा मैंने लिखा था, तो उन्होंने लिखा था और जी बिल्कुल ही वैसे ही लिखा था। तो उसमें देखिए, पहला तो ये है कि एक नाम लिया जाता है क्षतिपूरक दीर्घीकरण का। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, थोड़ा आसानी होगी समझने में। एक मिनट। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्षतिपूरक दीर्घीकरण इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अपभ्रंश के शब्द थे, तो अपभ्रंश के शब्द जब विकसित हुए तो वो संस्कृत चूंकि सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, तो संस्कृत से विकास के क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें हिंदी भी है। जी सर। तो ये जो क्रम है, इसमें मान लीजिए कि संस्कृत में कोई शब्द था, जैसे कि हाथ के लिए वहां प्रयोग होता था हस्त शब्द, ठीक है। तो हस्त शब्द संस्कृत में प्रयोग होता था। बाद में धीरे धीरे वो पाली में जब वो आया, तो हस्त की जगह वो हत्त हो गया, ठीक है। या वो जब प्राकृत में आया तो वो हो गया वो हत्थ हो गया, ठीक है। और अपभ्रंश में भी वो हत्थ ही रहा। हस के बाद वो हत्थ आया, फिर उसके बाद प्राकृत में हत्थ हो गया, अपभ्रंश में भी वही रहा। और हिंदी में आते आते क्षतिपूरक दीर्घीकरण का मतलब ये हुआ कि ये जो आधा त है उसका विलोपन हो गया, ठीक है। यानी उसकी क्षति हुई। ये जो आधा त है उसकी क्षति हुई, और उसकी क्षति होकर के है के आगे एक आ की मात्रा लग गई, तो हिंदी में उसका हो गया हाथ, ठीक है। ये पूरा विकास का क्रम है। एक सामान्य आप अगर भाषा का इतिहास जब पढ़ेंगे तो ये थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये इस तरह का मतलब पूरा रहा है। इसके अलावा और भी आप मतलब इसमें देख सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में। जैसे और दूसरी चीज ये थी, इसके अलावा हस्त के अलावा जिन लोगों ने, जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने उत्तर दिया है, कोई और बता सकता है कि इसके अलावा और क्या उदाहरण आप लोगों को बताए गए थे हस्त के अलावा? इसके यस अलावा सर। हाँ बताइए, इसके अलावा और क्या उदाहरण दिए जा सकते हैं? कार्य, हाँ ठीक है। कर्ज, हाँ, कार्य। कार्य। कार्य का पाली या प्राकृत या अपभ्रंश में क्या होगा? कार्य जो कर्ज सर। हाँ, कार्य का जो है ये इस रूप में कार्य धीरे धीरे क्या हुआ, वो ये जय बनता गया, और जो कार्य है वो आधा उसकी जगह जय लग गया, ठीक है। लेकिन जब हिंदी का विकास होना आरंभ हुआ अपभ्रंश के बाद, तो उसने क्या किया कि जो आधा जय है उसको उसने विलोपित कर दिया, और उसकी जगह उसने आ की मात्रा जोड़ ली। तो हिंदी में ये हो गया काज, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कर्म शब्द, ठीक है। कर्म हो गया आपका यस। कम, धीरे धीरे जो कर्म है वो कम हो गया,
और ये जो है धीरे धीरे फिर काम के रूप में परिवर्तित हो गया, आधा में हट गया हिंदी में, और वो जो है ये आ की मात्रा के रूप में उसने अपना रूप धारण किया। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सप्त है, सप्त का और उसके बाद सात हुआ। अष्ट जो शब्द है जिसका मतलब 8 होता है, आज हम जानते हैं, तो अष्ट जो है पहले अठ हुआ फिर 8 हो गया। ठीक, तो और कुछ शब्द उसमें बरकरार है, जैसे जब आप पढ़ते हैं कि जैसे 27, 28, 29, तो ये जो 27 है आप देखेंगे कि उसमें संस्कृत में उसका नाम है सप्तविंशति। ठीक है, तो सप्तविंशति, तो सप्त तो पहले ही पाली प्राकृत अपभ्रंश की अवस्था में सत्य हो गया था, तो आज भी वो आपकी गिनती में है, सत्य जो है वहां पे आपकी गिनती में है, और जो विंशति है वो विंशति जो है ईस के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। तो आपकी जो गिनती है 27, 28, ये जो है एक प्रकार से अपभ्रंश ही है, ये हिंदी नहीं है, ये अपभ्रंश की अवस्था है जो आज हमने बाद में हिंदी में अपना ली। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे हमने संस्कृत से अपनाया, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका रूप परिवर्तन हो गया अपभ्रंश के रूप में और हमने अपनाया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपभ्रंश के बाद भी परिवर्तित हुए हिंदी में और नए रूप में जो है प्रकट हुए। तो ये एक पहली प्रवृत्ति थी, पहली मुख्य प्रवृत्ति थी जिसमें क्षतिपूरक दीर्घीकरण हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है जिससे आप हिंदी को अपभ्रंश से अलगा सकते हैं, वो ये है परसर्गों के प्रयोग की अधिकता। ठीक है, यानी ये ठीक है, ये परसर्गों के प्रयोग की अधिकता। तो इसका मतलब क्या हुआ परसर्ग का? इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कृत भाषा थी आपकी, जिसमें आप विभक्तियों का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत अगर आप लोग पढ़ते ही होंगे इंटर के समय भी और 10th में भी आपने पढ़ा होगा, फिर ग्रेजुएशन में कुछ लोगों ने लिया होगा, आपका एक पेपर रहा होगा, इसमें भी आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो विभक्तियों में जब आप रूप पढ़ते हैं तो उसमें संस्कृत में इस तरह के शब्द नहीं होते हैं कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, उसमें इस तरह के शब्द होंगे रामेति रामम, ठीक है, रामेशु, रामभ्याम, इस तरह के शब्द चलते हैं और उसमें कारक चलते हैं। तो विभक्तियों का रूप धीरे धीरे क्या हुआ संस्कृत के बाद की अवस्था में, पाली प्राकृत में तो ठीक था, लेकिन अपभ्रंश प्राकृत और अपभ्रंश में वो विभक्तियां धीरे धीरे टूटने लगी, और वो जो है छोटे छोटे स्थान पर उसकी जगह लेना शुरू किया परसर्गों ने। परसर्गों का मतलब ये जो आप अव्यय शब्द आजकल बोलते हैं, जैसे कि मैंने किताब खरीदी, ठीक है, या श्याम ने राम को मारा, तो ये जो ने है, को है, इससे आपको ये पता चलता है कि किसने कौन सा काम किया है। इसमें आप अब जो है अगर ये संस्कृत होता, ठीक है, तो श्याम की जगह जो है उसमें रूप चलते। ठीक है, श्यामस से चलता या श्यामेशु चलता, श्यामभ्याम चलता, बहुत सारे जो सातों रूप चलते हैं तीनों अलग अलग लिंगों में। ठीक, ये दोनों चीजें हुई, तो धीरे धीरे हिंदी ने क्या किया, इस चीज को बढ़ावा दिया। अपभ्रंश में भी बहुत थोड़ी थोड़ी ये चीज आने लगी थी, लेकिन जब हिंदी का विकास शुरू हुआ 1000 ईस्वी के आसपास, जब इसने अपना रूप पूरी तरह से धारण करना शुरू किया, तो इसने विभक्तियों का पूरी तरह त्याग कर दिया और परसर्गों से ही अपने प्रयोग को इसने आगे बढ़ाया। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई, और तीसरी चीज जो मैं कह रहा हूं वो है तत्समीकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, यानी ठीक है, तत्समीकरण यानी जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव आपने पढ़ा होगा। तत्सम शब्द का मतलब है कि संस्कृत से उसी प्रकार का लिया हुआ, उसी प्रकार से लिया हुआ संस्कृत से। तो संस्कृत में जो शब्द थे जैसे चाहे वो सप्त हो, हस्त हो या राजा हो,
ठीक है। राजन शब्द हालांकि चलता था, राजा तो उसके बाद का शब्द है, लेकिन राजा भी मिलता है। या जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पृथ्वीराज रासो में एक एक पंक्ति आती है, वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति। मैं उसको यहाँ लिख देता हूं। ये वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति। अब आप देखेंगे ये जो वर शब्द है, ये जो वर शब्द है ये पूरी तरह से संस्कृत का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है वर्ण करना, अगर वो क्रिया रूप में है। नहीं तो दूसरा इसका मतलब होता है जिसे वर लिया गया या जिसे चुन लिया गया। प्रथमाधिपति का मतलब होता है, अब ये संधि है, प्रथम धन अधिपति, ठीक है। प्रथम और अधिपति शब्दों के संधि से प्रथमाधिपति बना है, यानी प्रथम राजा। और प्रमुदीय, अब ये देखिए प्रमुदीय जो शब्द है वो प्रमुदित का अपभ्रंश है। प्रमुदित मतलब मुदित होना, ठीक है, प्रसन्न होना, अत्यधिक उल्लासमय होना। तो प्रमुदित जो है त की जगह य ने ले लिया प्राकृत और अपभ्रंश की अवस्था में, तो ये जो ये है वो अपभ्रंश का एक लक्षण है। लेकिन बाकी जो आपके शब्द हैं वो संस्कृत हैं, तो यानी बाकी दोनों शब्द तत्सम हैं और बीच का जो शब्द है वो अपभ्रंश शब्द है। तो जब आप पृथ्वीराज रासो का टेक्स्ट पढ़ेंगे या संदेश रासक का जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो संस्कृत से अपभ्रंश की अवस्था में धीरे धीरे बदल गए, या जिनके कई सारे शब्दों को हम आज भी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे शब्दों को हमने हिंदी में नए तरीके से उसको उदाहरण किया, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका हमने पुनर्संस्कार किया, यानी जो संस्कृत से बदलकर धीरे धीरे अपभ्रंश में हो गए थे, लेकिन कालक्रम में बहुत सारे शब्द एक ही प्रकार के अपभ्रंश में इस्तेमाल किए जाने लगे, तो उनसे जो कंफ्यूजन होने लगी, जो दुविधा होने लगी, उससे बचने के लिए हमने उन शब्दों में नया संस्कार किया कि इन शब्दों को हम पुनः तत्सम बना देते हैं संस्कृत की तरह, इससे जो है समझने में आसानी होगी। तो ये हिंदी की एक और विशेषता थी तत्समीकरण की, जिसमें उसने अपने को ज्यादा स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए इन प्रवृत्तियों को अपनाया। अब तत्समीकरण की का एक और मैं उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि हाँ, जैसे आप ये सोच सकते हैं कि पाली जब आप अगर पढ़े होंगे या भाषा के संबंध में आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपका पहला पेपर है, तो उसमें क्या है कि राजा जो शब्द है वो पाली में लाजा हो जाता है, ठीक है। यानी पाली में कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें र की जगह उसका रूप ल ने ले लिया है, तो जो आपका राजा है वो लाजा के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो इसको अब इसमें दुविधा होने लगी, जब हिंदी विकसित होने लगी तो लोगों को ये लगा राजा को लाजा कहा जाना बहुत उपयुक्त नहीं है, तो उनको इस शब्द को दोबारा राजा ही कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक प्रवृत्ति है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं तत्समीकरण की प्रवृत्ति का, जैसे जो गज शब्द है, ठीक है, गज जिसका मतलब हाथी होता है, गज शब्द है, इसको अपभ्रंश में क्या किया गया कि ये य के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलते हैं तो वो आदमी सुनेगा। ठीक है, तो गज जो है गय में परिवर्तित हो गया, यानी ज का जो रूपांतरण है वो य के रूप में हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर प्रमुदीय, तो ये जो त अक्षर था वो य के रूप में रूपांतरित हुआ था, इसी प्रकार ज अक्षर भी वो य के रूप में रूपांतरित हो गया। बहुत सारे ऐसे शब्द थे, आपको पढ़ाया जाएगा जब पहला पेपर, तो उसमें ये बताया जाएगा कायदे से कि काफी आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर देता हूं। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनका जो तीसरा अक्षर था, यानी हिंदी वर्णमाला में जो हर वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग है, तो कवर्ग में आपके 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ ng, ठीक है।
और च छ ज झ ञ ऐसे आता है, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। तो इसमें जो तीसरे अक्षर हैं, जैसे पहला पहला अक्षर हुआ, तीसरा अक्षर हुआ, पांचवा अक्षर हुआ, तो जैसे क है या ग है या उसके बाद चवर्ग में च है, ज है, ठीक है, ये जो अक्षर हैं इनका रूपांतरण य के रूप में हुआ। अन्य भी कई सारे अक्षरों में रूपांतरण हुआ था, वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा बाद में, लेकिन यहाँ उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जो गज है वो ग के रूप में रूपांतरित हो गया। इसी प्रकार जो आपका शब्द है एक आता है गत, जिसका मतलब होता है गया हुआ, जो बीता हुआ समय है या बीती हुई कोई बात है। तो गत भी गय के रूप में रूपांतरित हो गया, यानी कि त अक्षर भी य के रूप में रूपांतरित हुआ, ज अक्षर भी य के में रूपांतरित हुआ। तो जो आपका मतलब अपभ्रंश भाषा थी, उसमें जो काव्य रचे गए या जो भी उसका पाठ है, तो जो लोग बातें करते थे आपस में या लिखते पढ़ते थे, उनको तो पता होता था कि किस संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयुक्त है। जैसे उर्दू में इसी तरह के कई सारे शब्द हैं कि आप उर्दू जब पढ़ेंगे दाहिने से बाएं की तरफ, लिखते भी दाहिने से बाएं हैं, पढ़ते भी दाहिने से बाएं हैं, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मात्राएं नहीं रहती हैं। उसमें जो है आपको एक ही शब्द कई तरह से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो उनके अपने वर्णमाला के कई सारे शब्द जो अक्षर हैं, जैसे उसमें मान लीजिए कि लिखना है राजा, तो उसमें रे लिखेंगे पहले, उसके बाद जो अलिफ है जिसको आ की मात्रा माना जाता है, उसके बाद जे लिखेंगे, फिर उसके बाद अलिफ की मात्रा, यानी राजा ऐसे लिखेंगे। तो राजा जैसे शब्द में तो मान लीजिए ये चल गया कि मतलब उसमें अलिफ की मात्रा है तो चल गया। लेकिन जब उसमें छोटी ई की मात्रा देनी होती है तो कई बार उसमें लोग लगाते भी हैं, कई बार नहीं लगाते हैं। जो लोग फ्रिक्वेंट यूज करते हैं उर्दू का, उसमें वो नहीं इस्तेमाल करते हैं छोटे अक्षरों का। तो मान लीजिए उसमें महान है, तो महान में जो है वो मीम लिखेंगे, हे लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे और नून लिखेंगे, तो वो महान होगा दाहिने से बाएं की तरफ। लेकिन जो में के बाद हे उनके में आता है, वो बीच में अगर वो मिहान भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। जो लोग उर्दू पढ़े होंगे उनको पता होता है ये सारी चीजें। तो वो संदर्भ के आधार पर जो है उसका अर्थ निकाला जाता है कि इस वाक्य में, इस संदर्भ में ये चीज प्रयुक्त हुई है तो ये चीज होगी। क्योंकि अब मान लीजिए कोई अगर राजा के संबंध में आप प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो महान ही शब्द होगा, मिहान शब्द तो हो नहीं सकता, ठीक है। या एक ही शब्द को आप जो है दो तरीके से, इसी प्रकार से मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में आप उसको संदर्भ से देखते हैं। तो अपभ्रंश में भी मान लीजिए गज का गय था या गत का गय था, तो ये वो जो है संदर्भ से निकालते होंगे उसका अर्थ कि ठीक है इसमें गय शब्द प्रयुक्त हुआ है तो ये गज के रूप में होगा, और यहाँ पे गए है तो ये गत के रूप में होगा। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है, ये पूरी जो दुविधा की स्थिति है, ये जो भ्रम की स्थिति है, इसको दूर करने के लिए, इस अस्पष्टता की स्थिति को दूर करने के लिए हिंदी भाषा ने क्या किया कि इसको पुनः उसने इस गय शब्द को हटा करके इसको गज कर दिया, और इसको भी उसने हटा करके गत ही कर दिया, ठीक है। उसने उसने तत्समीकरण की प्रवृत्ति अपनाई और पुनः जो है उसने संस्कृत से ही शब्द लेकर के उसे पुनः संस्कारित किया। तो ये तत्समीकरण की प्रवृत्ति है। तो जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यही था कि इन्हीं तीन प्रवृत्तियों की वजह से, यानी क्षतिपूरक दीर्घीकरण जो आपको यहाँ बताया गया, क्षतिपूरक दीर्घीकरण जिसमें जो है जो बीच के अक्षर हैं उनका विलोपन हो गया और उसमें जो है किसी मात्रा ने उसका स्थान ले लिया, जैसे हस्त हथ हाथ, कार्य कज काज, कर्म कम काम, ठीक है। और भी शब्द आप बना सकते हैं। इसके अलावा परसर्गों के प्रयोग की अधिकता हुई, जिसमें एक मैंने उदाहरण दिया था परसर्गों में जो पिछली क्लास थी, कि जैसे पृथ्वीराज रासों में एक पंक्ति आती है, ससी के मुख से, ससी के मुख से अहि से निकसें, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये हाँ,
ससिके मुख से अहिसे निकसें। तो इसका मतलब ये हुआ, शशि मतलब चंद्रमा, शशि का अपभ्रंश है ये शशि। तो आप देखेंगे कि आज भी हिंदी में मान लीजिए अगर किसी का नाम आशीष है तो आशीष नहीं पढ़ेंगे, आशीष या आशीष पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक जो स्थानीय भाषाओं का जो एक प्रभाव होता है भाषा पर, क्योंकि आशीष तो शुद्ध रूप से संस्कृत था, वो धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं में प्रयुक्त होते हुए आशीष बन गया। तो आप देखेंगे कई सारे दोहों में, चौपाइयों में या अन्य भाषाओं के शब्दों में उसमें वो छोटे से या दंत स के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार जो शशि है वो शशि रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। शशि के मुख से, अब ये जो मुख है ये शुद्ध रूप से संस्कृत है, ठीक है, क्योंकि मुख धीरे धीरे परिवर्तित होकर आप जानते हैं आज मुंह के रूप में परिवर्तित हो गया। हम जो है मुंह के रूप में मुख को जानते हैं, मुख ज्यादा लोग प्रयोग नहीं करते हैं, मुंह का प्रयोग होता है। तो मुख तत्सम है, मुख संस्कृत शब्द है और यहाँ पर प्रयोग हुआ है। शशि के मुख से, यहाँ के है, शशि के मुख से अहि से निकसे। अहि का मतलब सर्प होता है, ठीक है, अहि का मतलब शत्रु भी होता है, सर्प भी होता है। तो यानी कि शशि के मुख से अहि से निकसे, निकसे मतलब निकास शब्द से बना है, ठीक है। तो निकसे, तो यहाँ पर यानी चंद्रमा के मुख से सर्प की भांति निकलते हुए, या ये जो है किस जो रानी थी, रानी जो उनकी पटरानियां थी पृथ्वीराज रासो, उनमें से किसी एक का ये सौंदर्य वर्णन है कि मतलब उनकी जो उनका जो चेहरा है और उनके चेहरे पर जो उनके बाल हैं, वो जो केश हैं, वो ऐसे लग रहे हैं मानो चंद्रमा को सर्पों ने लपेटा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के मुख से लगातार सर्प निकल रहे हैं। ये एक उपमा होती थी। इसी तरह आप जब पद्मावत पढ़ेंगे जायसी का, तो उसमें भी इस प्रकार के पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उसमें इसको कहते हैं कि जो है जिसमें बहुत ज्यादा अलंकार होता है, उसमें अत्युक्त अलंकार भी होता है, जिसमें बहुत ज्यादा किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है कि उनका मुख चंद्रमा की तरह लग रहा है और उनके जो केश हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो चंद्रमा पर सर्पों की काली घटा छाई हुई है, इस तरह से। बहरहाल, तो इसमें जो ये बीच में के है, से है, ठीक है, और ये से है, तो ये सब परसर्ग ही हैं। ये जो पृथ्वीराज रासो का समय है 12वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं 13वीं शताब्दी में ये लिखा गया चंद्रबरदाई के समय में। तो चंद्रबरदाई जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज रासो की हार हो गई थी द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से, उस युद्ध में ऐतिहासिक रूप से तो दोनों मर गए थे, पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई। लेकिन चंद्रबरदाई ने अपने काव्य में ये लिखा है कि मरे नहीं, बल्कि जो है उनको पकड़ा गया और बाद में चंद्रबरदाई ने वहां पर जो है वो उनको अंधा कर दिया गया था, गोरी को, और गोरी ने अंधा कर दिया था इनको पृथ्वीराज रासो को। और वहां पर राज दरबार में चंद्रबरदाई एक पंक्ति पढ़ते हैं कि मतलब जो है इतने ऊपर बैठा हुआ है राजा और आप शब्द भेदी बाण चलाइए, और बाण चलाते हैं पृथ्वीराज और उनको मार गिराते हैं मोहम्मद गोरी को। और इस प्रकार से बाद में चंद्रबरदाई भी वहां पर आत्महत्या कर लेते हैं, और दोनों जो मित्र हैं वो वहां पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो वास्तविक इतिहास है उसमें यही है कि दोनों पकड़ लिए जाते हैं और बाद में जब भागने की कोशिश करते हैं तो मार दिया जाता है। लेकिन एक वीरता का बखान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के इस प्रकार का एक काव्य रचा गया, जिसमें बहुत सारे चीजें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई हैं। ये एक तरीका होता था कवियों का, जिसमें राजाओं का जो वर्णन है वो अंत तक शौर्यपूर्ण हुआ करता था। तो पृथ्वीराज रासो का जो ये काल है उसमें जो आदिकालीन प्रवृत्ति है हिंदी की, उसमें आप देखेंगे कि परसर्गों के का प्रयोग धीरे धीरे लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसकी अधिकता होती जा रही है। तो ये दूसरी प्रवृत्ति थी। और तीसरी प्रवृत्ति मैंने बताई आपको तत्समीकरण की, जिसमें कई सारे शब्दों का जो रूपांतरण था वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था। इसलिए जैसे राजा का लाजा में रूपांतरण, या गज का गय और गत का गय में रूपांतरण, तो ये इन सब चीजों से बचने के लिए हिंदी ने पुनः संस्कार की प्रवृत्ति अपनाई, तत्समीकरण की, और अपने को पुनः संस्कारित किया। तो जो लोग हाँ भाई, कौन यहाँ स्क्रीन शेयर करके ये रेड लाइन कौन बना रहा है, इसको स्टॉप कीजिए। तो
ठीक है, तो ये आपका मतलब यही चीज मैंने पूछी थी। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया, जो लोग यहाँ जुड़े हैं और जिन्होंने उत्तर नहीं दिया था, तो इसके आधार पर वो उत्तर दे सकते हैं। जो भी 3-4 लाइन आप लिख सकें, 2 लाइन लिख सकें, आप उत्तर जरूर, जो भी असाइनमेंट दिया जाता है वो पूरा कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत उसमें समय नहीं है, क्योंकि सेशन को दुरुस्त करने के लिए बहुत तेजी से एग्जाम लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी फरमान आ सकता है कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा और ऑब्जेक्टिव ही, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आता है तो इन्हीं सब चीजों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि अपभ्रंश कि अपभ्रंश का भाषा से हिंदी भाषा को अलगाने वाली प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, तो उसमें 4 प्रवृत्तियां दे दी जाएंगी। इसके अलावा भी कई सारी प्रवृत्तियां हैं जो दोनों को अलग करती हैं। जैसे कि जो संस्कृत में 3 लिंग आपके चला करते थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो उसमें कई सारे शब्द ऐसे थे जो न स्त्रीलिंग में आते थे, जो न पुल्लिंग में आते थे, लेकिन बाद में चल के धीरे धीरे प्राकृत और अपभ्रंश में इसका विकास शुरू हुआ कि नपुंसक लिंग शब्दों को सिर्फ 2 ही लिंगों में बांट दिया गया, ताकि ये भ्रम की स्थिति न रहे और बहुत ज्यादा कई प्रकार के जो है शब्द कई प्रकार के लिंगों में न लिखे जाएं। तो हिंदी में आप देखेंगे कि अलग अलग कभी नहीं चलता है कि ये कोई शब्द अमुक नपुंसक लिंग है, बल्कि या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन बात यह है कि ये प्रवृत्ति चूंकि अपभ्रंश ने पहले से अपना ली थी, इसलिए अपभ्रंश से बहुत ज्यादा अलग नहीं है ये प्रवृत्ति हिंदी की, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मुख्य प्रवृत्ति में नहीं गिना जाता है। ठीक है, यानी आपकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं ये वो यही 3 हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं जो आपको पहला पेपर जब पढ़ाया जाएगा उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे हिंदी भाषा का जो रूपांतरण है, जो उसका व्याकरण है, उसके जो शब्द हैं, उसका विकास कैसे हुआ, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें वाक्य विज्ञान और ध्वनि विज्ञान वगैरह के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ आपका जूम मीटिंग में सिर्फ 2 मिनट 58 सेकंड और बचे हैं। तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। मैंने ये क्लास इसीलिए ली थी, वैसे तो मैंने सोचा था कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन चूंकि पिछला असाइनमेंट कई सारे लोगों ने नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको ठीक से दोहरा देता हूँ जो पिछला लेक्चर है। तो अभी कुछ लोगों को अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, जो अगर समझ में नहीं आ रहा हो कोई बात। बताइए। जो क्षतिपूर्ण दीर्घाकरण है सर, उसको फिर से थोड़ा सा एक बार संक्षिप्त में समझा देते हैं। हाँ, क्षतिपूरक दीर्घीकरण जो है उसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कृत के शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के भाषाओं के विकास क्रम में अपना रूप धारण किए हुए थे, उन रूपों को हिंदी ने नए तरीके से अपनाया। जैसे उदाहरण के लिए जो हस्त शब्द था संस्कृत का, उसको नए तरीके से जब पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ने अपनाया तो हस्त शब्द धीरे धीरे हथ के रूप में रूपांतरित हो गया। ठीक है, और कहीं कहीं आज भी आप पढ़ते होंगे हत्था। ठीक है, किसी चीज का हत्था, तो वो आज भी वो अपभ्रंश है, वो प्राकृत की ही देन है, प्राकृत अपभ्रंश की देन है। लेकिन आप जब हाथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, तो आप हाथ ही कहते हैं। तो यानी ये जो सर, हथ, हाँ बताइए। जैसे नवादा के लोग हाथा बोलता है हाथ को, तो वो किस तरह का भाषा हो गया? तो वो मगही है, वो मगही है। हाँ, वो मगही है। हाथ आपका हम लोग इधर गया जहानाबाद के लोग हाथ बोलते हैं सर। हाँ, तो वो अलग मगही है, हम लोग का मगही अलग है क्या? हाँ बिल्कुल, अलग अलग रूप होता है। एक ही भाषा के कई सारे रूप होते हैं, इसीलिए क्षेत्रीय भाषा है वो। जैसे जो हिंदी है, तो हिंदी के कई सारे प्रदेशों में हिंदी व्याप्त है। ठीक है, तो राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश और नीचे आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बोली जाती है दक्कनी हिंदी के रूप में। तो अलग अलग रूप हैं उसके, कहीं कहीं उसका स्थानीय प्रभाव ज्यादा है, जहां भोजपुरी के शब्दों का थोड़ा प्रभाव है, कहीं मैथिली का है थोड़ा प्रभाव। तो अलग अलग रूपों में उसका मिलता है, लेकिन व्याकरण एक है।
ठीक है, व्याकरण जो है पूरे हिंदी का, चाहे वो मगही के रूप में हो, चाहे वो किसी, इसीलिए मगही को बोली माना जाता है, मगही को हिंदी का अंग माना जाता है। इस पर जो विवाद है वो आपको पहले दूसरे क्लास में समझाया गया था। तो वही क्षतिपूरक दीर्घीकरण है।